नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल राज सर्वा स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे हमारे रीट में आने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें हम आज लेकर आए हैं अभ्यास नंबर 7, जिसमें शिक्षण विधि और व्याकरण के प्रश्न सम्मिलित हैं। तो आइए हम प्रश्नों की बातें कर लेते हैं। देखो, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से न्यून का सही संधि विच्छेद है। तो साथियों, हमें बताना है न्यून का संधि विच्छेद। तो क्या बनेगा? न्यून धन न, नी धन ऊन, या फिर न धन यून, या फिर नी धन यून। तो साथियों, जैसा कि हमें पता है कि न्यून में यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। तो इसका क्या बनेगा? नी धन ऊन। ऊन में भी याद रखना है, ऊ की मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी। कौन सी मात्रा आएगी? इसमें बड़ी मात्रा आएगी। तो ये में टूटता है, तो नी धन ऊन बनेगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। अब बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो साथियों, हमें बताना है मूर्धन्य व्यंजन। च, ख, प या फिर ट। तो साथियों, हमें पता है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है जिसमें हमारे मुख से उच्चारण होता है। वो कौन सा होता है? मूर्धन्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ट इज द करेक्ट माना जाएगा। देखो, इसको हम एक सूत्र से याद रख सकते हैं। वो सूत्र क्या है? क तामू दवो। क तामू दवो। इस नाम के आधार पर हम पूरे वर्णों का उच्चारण बता सकते हैं। तो कैसे याद रखना? क की लाइन आ जाएगी, त वाले में च की लाइन, फिर मैं में ट की लाइन, उसके बाद द में त की लाइन, उसके बाद ओ में प की लाइन। मतलब क वर्ग पूरा किस में आएगा? क का मतलब कंठे वर्ण। च का वर्ग, च वर्ग किस में आएगा? तालुवे में। ट वर्ग किस में आएगा? मूर्धन्य वे में। और त किस में आएगा? दंते में। प किस में आएगा? ओष्ठ्य वर्ण में। इस प्रकार हम इस सूत्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो साथियों, हमसे पूछा यहाँ पर राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1963 में, 1961 में, 1965 में, या फिर 1969 में। तो साथियों, में पता है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1963 के अंदर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला ऑप्शन माना जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, उपसर्ग रहित शब्द है। तो ये हमें बताना है उपसर्ग रहित मतलब 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में से एक शब्द ऐसा है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो क्या होगा? अध्यादेश, राहगीर, प्राचार्य, या फिर अनेक। तो साथियों देखो, अध्यादेश में अधि उपसर्ग है, आदेश मूल शब्द है। राहगीर, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग रहित शब्द है। तो हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन सही माना जाएगा। प्राचार्य में प्र उपसर्ग हो जाएगा, आचार्य मूल शब्द हो जाएगा। अनेक में देखो अ उपसर्ग हो, नेक मूल शब्द हो जाएगा। तो उपसर्ग रहित पूछा हमसे, तो कौन सा बनेगा? राहगीर, ये हमारा उपसर्ग रहित शब्द है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की। इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से इक प्रत्यय नहीं है वो शब्द हमको बताना है। नैमित्तिक, नैमित्तिक, दैनिक, मोहक, या फिर सात्विक। तो साथियों, यहाँ पर तीनों में क्या है? इक प्रत्यय है। पर देखो, मोहक में इक प्रत्यय नहीं है, यही हमसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन माना जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो साथियों, हमसे पूछा है द्वंद्व समास नहीं है, वो बताना है। तो द्वंद्व समास क्या होता है? सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो द्वंद्व समास में जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता हमारा द्वंद्व समास। जैसे देखो, दाल भात, या फिर भूत प्रेत, शुभाशुभ, या फिर शुभागमन। तो साथियों, जिसमें द्वंद्व समास नहीं है वो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर शुभागमन। इसमें द्वंद्व समास नहीं है। जबकि देखो, दाल भात है, इसमें क्या होगा? दाल और भात। भूत या फिर प्रेत, शुभ या अशुभ। तो हमारा यहाँ इन तीनों में क्या है? द्वंद्व समास है, जबकि शुभागमन में द्वंद्व समास नहीं है। ये हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है?
तो साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके कितने भेद माने हैं? 3 भेद माने हैं। अब 3 भेद में से इनमें से एक भेद अलग है, वो हमको बताना है। संबंधवाचक पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या फिर अन्य पुरुषवाचक। तो साथियों हमें पता है उत्तम भी एक पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, मध्यम भी है और अन्य भी, पर जबकि संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम एक पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन पहला करेक्ट माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण बताइए। तो साथियों हमें यहाँ पे बताना है संज्ञा शब्द से बना विशेषण। तो देखो क्या होगा, दुखी, बिकाऊ, भुलक्कड़ या फिर हमारा। तो देखो हमारा ये तो क्या है, यहाँ पे सर्वनाम शब्द है। बिकाऊ, देखो वह बिकाऊ गाय है, तो मतलब इसमें के हो गया। भुलक्कड़ में देखो इस प्रकार हमें देखो दुखी है, यहाँ पे क्या है दुख संज्ञा। हमसे ये पूछा कि संज्ञा शब्द वो हमको बताना है। तो वो दुख कौन सी भाववाचक संज्ञा है, इससे क्या विशेषण क्या बनेगा, दुखी बनेगा। क्या बनेगा, दुखी, कि वह दुखी इंसान है। तो उस इंसान की विशेषता हो गई कि वह क्या है, दुखी है। तो यही हमसे पूछा है कि संज्ञा शब्द है, तो बिल्कुल इसमें भाववाचक संज्ञा है दुख में, और इससे क्या बनेगा विशेषण, दुखी बनेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। गंगा का पर्यायवाची है। तो साथियों हमको बताना है यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची क्या होगा, भैरवी, सुरसरी, अंबिका या फिर कोई नहीं। तो साथियों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा, वो माना जाएगा सुरसरी। क्या होगा, सुरसरी। इसमें ये गंगा का पर्यायवाची है। जबकि देखो बात करते हैं हम भैरवी, तो भैरवी किसका होगा, हमारे सरस्वती को बोलते हैं। अंबिका जैसे दुर्गा है, माता है, माँ है, ये उसके होते हैं। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दूसरा ऑप्शन माना जाएगा। गंगा किसका पर्यायवाची है, सुरसरी का। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। आगरा का बहुवचन होता है, क्या होगा साथियों, आगरे, आगरो, आगरा या फिर आगरे। तो साथियों में पता है कि आगरा का वैसे तो कोई बहुवचन नहीं होता है, आगरा का आगरा ही रहता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन माना जाएगा। ये अच्छा प्रश्न है, मोस्ट काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आगरा का कोई बहुवचन रूप नहीं होता है, आगरा का आगरा ही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, हमें बताना है यहाँ पर कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। क्या बनेगा, कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री या फिर कवियत्री। तो साथियों हमको पता है जैसे कवियत्री क्या है पुल्लिंग शब्द, इसके स्त्रीलिंग क्या बनेगा, कवियत्री बनेगा, न कि कवियत्री। क्या बनेगा, कवियत्री। वह पर मात्रा न आकर किस पे आएगी, ये पर मात्रा आएगी। तो हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही माना जाएगा। कव पे कोई मात्रा नहीं, ये के ऊपर क्या आएगी, मात्रा आएगी, इस बात को याद रख लेना। तो करेक्ट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, हमें यहाँ पर तत्सम शब्द वो बताना है। कुंवारा है, कूप है, कुल्हाड़ी है या फिर काठ है। तो साथियों देखो कुंवारा, कुल्हाड़ी और काठ ये तीनों क्या है, तद्भव शब्द है। जबकि देखो कूप क्या है, कूप तत्सम शब्द है। कूप कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द। कूप का तद्भव क्या बनेगा, कुआं बनेगा। क्या बनेगा साथियों, कुआं बनेगा। तो हमारा यही हमसे पूछा कि तत्सम शब्द कौन सा होगा, कूप, ये दिया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे हमें एक शब्द बताना है इस वाक्यांश के लिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, युयुत्सु, जिज्ञासु, उत्सुक या फिर पिपासु। तो साथियों कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, युयुत्सु। कि युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा, युयुत्सु कहलाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। शुद्ध शब्द नहीं है, इनमें से 4 ऑप्शन में दिए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द नहीं है वो बताना है। निरोग, साप, प्रायद्वीप या फिर तत्व। तो साथियों जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है कि निरोग ये क्या है, हमारा अशुद्ध शब्द है। निरोग में नी की मात्रा क्या आती है, बड़ी आती है।
तो क्या बनेगा, निरोग ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। जबकि प्रायद्वीप शुद्ध है, साप भी अपने आप में शुद्ध है, तत्व है, इसमें भी देखो यहाँ पे तैप पे डबल तय आता है तो ये सही शुद्ध है। पर निरोग है, ये शुद्ध शब्द नहीं, इसका क्या बनेगा, निरोग बनेगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों के प्रश्नों की। ये शिक्षण विधि प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है, देखो इनकी और अब चलते हैं। 15 का प्रश्न देखो, उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य है छात्र की अभिव्यक्ति का सुधार करना, छात्र की भाषा संबंधित क्षमता का मूल्यांकन करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, छात्र में सद्वर्तियों का विकास करना। तो साथियों, उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, इसमें छात्र की जो कमजोरियां है उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही माना जाएगा कि उपचारात्मक परीक्षण के लिए जो भी छात्र पढ़ाई करते हैं उनकी जो कमजोरियां होती है उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ये करेक्ट है। अब बात करते हैं 16 के प्रश्न की। पद विश्लेषण के लिए गलत पदों को महत्व देने वाली विधि कहलाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। इसका ऑप्शन क्या होगा, थारनडाइक विधि, सुकरात विधि, स्टेनले विधि या फिर कोई नहीं। तो साथियों क्या प्रश्न पूछा हमसे कि पद विश्लेषण के लिए जब हम वाक्य में पदों का विश्लेषण करते हैं तो जो गलत पद है उस पर हम ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, ऐसा किस विधि में करते हैं साथियों, तो करते हैं हम स्टेनले विधि में। किस विधि में करते हैं, स्टेनले विधि में। तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। परीक्षा, मापन एवं मूल्यांकन के मध्य संबंध बताया है। ग्रानलुड, बी.एस. ब्लूम, राइट स्टोन या फिर प्लेटो। तो साथियों क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर कि परीक्षा है, मापन है, मूल्यांकन, इनके मध्य संबंध किसने बताया था वो हमको बताना है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रानलुड ने कहा था, जिन्होंने परीक्षा, मापन एवं मूल्यांकन इन तीनों के मध्य क्या बताया था, संबंध बताया था। किसने बताया था, ग्रानलुड ने। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर पूछा साथियों, क्या होगा, ज्ञान, मूल्यांकन, संश्लेषण या फिर बोध। तो साथियों मूल्यांकन है, ये संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर माना जाता है। निम्न में चलते हैं तो पहले क्या आता है, ज्ञान, उसके बाद क्या आता है, बोध, ज्ञान, बोध, फिर आता है प्रयोग, फिर आता है संश्लेषण, इसके बाद आता है विश्लेषण, फिर आता है मूल्यांकन। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। हमको यही पूछा कि उच्चतम स्तर बताना, तो उच्चतम स्तर कौन सा होगा, मूल्यांकन, और निम्नतम होगा ज्ञान। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब बात करते हैं 19 के प्रश्न की। बुलेटिन बोर्ड को किस सहायक सामग्री में रखा जाएगा। तो साथियों बुलेटिन बोर्ड है, ये सहायक सामग्री किस में शामिल करते हैं, श्रव्य में, दृश्य में या फिर दृश्य श्रव्य या फिर सभी में। तो साथियों जैसे कि हमको पता है कि बुलेटिन बोर्ड ये ऑफिस के बाहर सूचना के रूप में हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर सूचनाएं लिखी जाती है, वो उसके बारे में बताया जाता है। तो ये हमारा कौन सा साधन होगा, दृश्य साधन होगा, दृश्य सहायक सामग्री मानी जाती है बुलेटिन बोर्ड। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर अंतिम 20वां प्रश्न देखो। पठन कौशल में आवश्यक है। तो साथियों हमको बताना है कि पठन कौशल में क्या आवश्यक है, प्रोक्ष विधि, अर्थग्रहण, शब्द चयन या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो साथियों जब भी हम पठन कौशल करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, तो पढ़ने के साथ साथ उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब उसके अर्थग्रहण भी हमें साथ में करना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हमारा दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। तो साथियों इस प्रकार ही हमारे आज के अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इसी प्रकार के प्रश्नों को जानने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।